नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। दोस्तों, अपनी और हमारी जिंदगी में हम लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं। कभी हम अपनी उपज को लेकर मंडी तक की यात्रा करते हैं, कभी खेती के नए तरीके और तौर जानने के लिए नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान पहुंचते हैं, जहां पर नई नई बीजों की किस्में भी हम हासिल करते हैं। और बहुत सारी ऐसी यात्राएं होती हैं जो हमारे पर्यटन से जुड़ी होती हैं। लेकिन आज जिस यात्रा पर हम आपको लेकर जाएंगे वो है मानसून यात्रा। आज शनिवार भी है और हर शनिवार को हम कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित एक फिल्म भी आपको दिखाते हैं। और आज की हमारी फिल्म मानसून पर आधारित होगी। एक थोड़ी सी बात मानसून को लेकर करें तो भारत में मानसून की जो सक्रियता होती है, सबसे पहले मानसून जो हिंदुस्तान का सागर है वहां पर सबसे पहले सक्रिय होता है, यानी कि हिंद महासागर में, और सबसे पहले आकर केरला को हिट करता है। उसके बाद केरला के अंदर झमाझम बारिश होती है और वहां से ये मानसून दो पार्टों में विभाजित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। एक तमिलनाडु की तरफ, एक कर्नाटक होते हुए कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली की तरफ आता है। जबकि दूसरी तरफ का मानसून आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचता है। वहां से पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश होती है। चेरापूंजी के अंदर ये बारिश कीर्तिमान भी स्थापित करती है और वहां से दिशा बदलकर फिर बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, और फिर ये दोनों मानसून आपस में मिलकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लेकिन इन दिनों तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसून संभवतः इस बार कम होगा। खरीफ की फसल का मौसम है, किसान अपनी बहुत सारी बुआई कर रहे हैं, तो इनको लेकर तमाम किस तरीके के कयास हैं, क्या जानकारियां हैं, आइए देखते हैं हमारी इस फिल्म के जरिए। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, गोवा की ओर। दक्षिण के इस तटीय मैदान का विस्तार केरल के उमस भरे मालाबार तट से लेकर गुजरात के शुष्क प्रायद्वीप काठियावाड़ तक है। यद्यपि अंगूर पूरे देश में उगाए जाते हैं, निर्यात उपयुक्त उच्च पैदावार वाले अंगूर की किस्मों के विकास से दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में अंगूर उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में अंगूर का निर्यात दोगुना हो गया है। अंगूर की भारतीय किस्में जैसे थॉमसन सीडलेस, तासे गणेश, माणिक चमन तथा सोनाका विश्व भर में लोकप्रिय हैं। जो भी हो, इस फसल की पैदावार मानसून से कुछ पूर्व होती है। हमारा ध्यान गोवा के खान पान, संगीत और नृत्य पर था, इसीलिए बिना समय व्यर्थ किए हम अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। यद्यपि मानसून में लोग गोवा जाने से हिचकते हैं, लेकिन साल के इस समय इस जगह पर रहना सुहावना है। गोवा अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। 1960 की शुरुआत से ही यहां पश्चिमी पर्यटकों का तांता लगा रहा। पर्यटन उद्योग एक बड़ा उद्योग है जो तेजी से विकसित हो रहा है। गोवा के लोगों का उत्साह स्थलों को रमणीय बनाता है। इसी कारण गोवा पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। पहले की ये पुर्तगाल कॉलोनी 1962 में भारत की अंग बनी और 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला। पूर्व के स्पाइस रूट को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1510 में आए पुर्तगालियों की समुद्री यात्रा का गोवा आधार स्थल था। ऊषा काल में वहां एक उल्लास था।
मानो वर्षा के बादल उन इमारतों पर अपनी खुशियां बरसा रहे हों जो पुर्तगाली युग की कथा कह रहा था। केरल की तरह गोवा भी मछली उद्योग का विशाल केंद्र है। गोवा मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। चावल, फल, नारियल, दाल, काजू और सुपारी यहाँ की मुख्य फसल है। ये रोचक बात है कि गोवा के 35% भूभाग पर खेती की जाती है। जनसंख्या के बड़े भाग को कृषि से रोजगार मिलता है। अधिकांश कृषि कार्य छोटे भूखंडों पर स्वयं द्वारा किए जाते हैं। राज्य विभिन्न कृषि उत्पादों के अतिरिक्त मसालों, मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मछली तथा नमक का निर्यात करता है। इसका व्यापार तो छोटा है, परंतु इसके उत्पादकों द्वारा खाद, चीनी, रसायन, लौह पटरी तथा दवाइयों का निर्माण किया जाता है। गोवा का खजाना भूभाग अद्भुत है। तटीय मुहानेदार कृषि योग्य प्रणाली का राज्य की तटीय परिस्थितियों में अहम भूमिका है। खजाना शब्द पुर्तगाली शब्द कसाना से आया है, जिसका अर्थ है चावल के बड़े खेत। गोवा की दो प्रमुख नदियों जुआरी और मांडोवी के निचले बेसिन में स्थित खजाना का मैदान, इसे गोवा का अन्न का कटोरा कहा जाता है। इन नदियों के डूबे क्षेत्र में निकास नहर एवं जल कपाट की व्यवस्था से कृषि के लिए जल तथा मछली एवं झींगा पालन के लिए जल उपलब्ध होता है। धान मानसून के दौरान उगाया जाता है, जब वर्षा द्वारा जल की लवणता में कमी आती है, यानी नमक में। तटबंध या मेड़ खजाना कृषि प्रणाली की एक विशिष्टता है। गीली मिट्टी, पुआल, बांस तथा टहनी जैसे पर्यावरण सापेक्ष स्थानीय वस्तुओं से तटबंध को निर्मित किया जाता है, जिससे खारे पानी को खेत में आने से रोका जाए। तटबंधों की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है तथा इससे लगे तटीय वनस्पति ज्वारीय लहरों को अवरोधित करता है। जल संचय के सिद्धांतों पर आधारित इस प्रकार का जल प्रबंधन कृषि के साथ मछली पालन के लिए भी उपयोगी है। काजू गोवा की महत्वपूर्ण बागानी फसल बन गई है। काजू पौधशाला के निर्माण में आधुनिक विधि के प्रोत्साहन तथा विशिष्ट आकार के पौधों के प्रतिरोपण के साथ बेहतर बागान प्रबंधन की सहायता से काजू का उत्पादन 1990 के मध्य में 11,000 टन से बढ़कर आज 20,000 टन से अधिक हो गया है। गोवा उन राज्यों में से है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के काजू विकास योजना के अंतर्गत आता है, जिसका लक्ष्य काजू रोपण के साथ पुराने पौधों की जगह उच्च उत्पादक काजू के नए पौधों का पुनर्रोपण आता है। इन सब से इस क्षेत्र को नया आयाम मिला है, उत्पादकों में संपन्नता आई है। राज्य के आम जीवन स्तर में सुधार आया है। जीवन के आनंद को सर्वत्र देखा जा सकता है। टेलीविजन देखना तथा मछली एवं झींगा का बाजार में आसानी से उपलब्ध होना इसका एक संकेत मात्र है। फिर भी बारिश से सामना करते स्थानीय बाजार में अपना माल बेचते लोगों को मानसून रोक नहीं पाता। बाजार में गोवा के सभी उत्पाद
मेवा, मछली, झींगा, सब्जी सब नजर आते हैं। और मौसम नहीं होने के बावजूद अभी भी छोटी मछली वर्ष के समय को स्वादिष्ट बना देती है। इस मूसलाधार बारिश में सूखा बचे रहना कठिन है। शहरी जीवन जहां ठहर सा जाता है, गांव में गतिविधियां तेज हो जाती हैं। मानसून बच्चों के लिए सबसे अच्छा समय होता है। वे बारिश में उछल कूद कर भीगते रहते हैं। यहां बारिश कष्टकर भी हो सकता है तथा मानसून के साथ छाता एवं बरसाती उद्योग समृद्ध होता है। हर हाथ में छाता होता है। छाता मरम्मत करने वालों का विजयी दिवस। गोवा में वर्षा के जादू को देखते हुए हम समझ सकते थे कि मानसून में मछली पकड़ना कितना दुष्कर है। इस मौसम में शक्तिशाली ज्वार तथा विषम समुद्र के कारण समुद्र में मछली पकड़ना मछुआरों के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। मछुआरों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। साथ ही डोना पौला की कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। कई शताब्दी पूर्व उसका पति मानसून को दरकिनार कर मछली की खोज में समुद्र में गया था। वो फिर कभी वापस नहीं आया। परंतु डोना पौला अभी भी उसके इंतजार में है। स्थानीय लोगों को तूफानी मानसून की याद दिलाती है। गोवा में वर्षा की जादूगरी देखते तथा डोना पौला के हृदय विदारक कहानी के स्मरण के साथ हमने अपना सफर जारी रखा। हम कोंकण रेलवे मार्ग के साथ साथ हो लिए। इसके कारण मानसून में कोंकण के तटीय क्षेत्र में पहुंचना संभव होता है। हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे। देश के औद्योगिक राज्यों में गिनती होने के बावजूद महाराष्ट्र कृषि में पीछे नहीं। ये देश में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा कपास, गन्ना, तिलहन एवं दाल जैसे व्यावसायिक फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कृषि आधारित उद्योग पर इसे गर्व है। साथ ही बड़े पैमाने पर फल भी उगाए जाते हैं। विश्व की सर्वोत्तम किस्मों के आम में एक अल्फेंजो की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत है। भारत 10 मिलियन टन आम पैदा करता है, जो आम के विश्व उत्पादन का आधा से थोड़ा अधिक है। पश्चिमी घाट को पार करते हमारे सामने हरियाली है। चारों ओर उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण सदाबहार वन के कई प्रकार के साथ पर्णपाती वन हैं। ये कुछ प्राचीन वन तथा पहाड़ी क्षेत्र हैं जो एशिया में शेष बचे हैं। दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल। ये जैविकीय तथा हालात विविधता का निर्माण करता है। हम पुणे से गुजर रहे थे, शिवाजी की भूमि। जबकि इन भागों में अच्छी खासी वर्षा होती है, पर महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में जल की कमी है। वर्षा जल घुमावदार मैदानों से बिना जमीन में रिसे या जमा हुए बह जाता है। जल संभरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इस क्षेत्र के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है।
जल संभरण विकास के प्रोत्साहन में सरकार की अग्रणी भूमिका से गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र में आने को प्रोत्साहित हुआ है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में जन भागीदारी की मदद से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया है। ऐसे कार्यक्रमों की सफलता स्वयं सेवा पर निर्भर है। ऐसे ही एक व्यक्ति अन्ना हजारे हैं, जिनकी विश्व दृष्टि गांधीवादी है। गांधी जी ने आजादी वे के कहते बाद हैं, ये सपना देखा था। जल के बिना विकास नहीं। आजादी मिल गई। रालेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे द्वारा किए गए कार्य पर अमल करना कठिन नहीं। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग सरलतम साधनों के प्रयोग द्वारा किया। रालेगांव एक आदर्श बना, ग्रामीण विकास के लिए एक प्रेरणा एवं दिशा। रालेगांव में जल संभरण विकास की सफलता का मूल मंत्र है जल संभर क्षेत्र के भूस्वामियों का मिला जुला प्रयास। स्वाभिमान जो सिखाना था वो नहीं सीखा। केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर पूरे देश में जल संभरण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत 8वीं योजना में 16.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कार्य हुआ। 9वीं योजना में 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत से और 10 मिलियन हेक्टेयर लक्षित किया गया है। इसकी कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इस कार्यक्रम के लिए जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के उत्साह के कारण 8वीं योजना में विकास के लिए रखे लक्ष्य की प्राप्ति में दोगुना इजाफा हुआ। सचमुच ऐसी कोशिशों से देश की तस्वीर बदलेगी। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के साथ स्वास्थ्य में सुधार तथा प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता बनी रहेगी। जबकि कृषि उत्पादन व्यवस्था में मॉनसून के मजाक के बाद भी सुधार आया है, पूर्ण रूप से कृषि अभी भी मॉनसून पर निर्भर है, अन्य जल स्रोतों पर तनिक भी नहीं। जल के लिए मॉनसून सच में अभिन्न है। उठिए कन घोर हरे हरे घटाए बरसन लगी, घटा ये बरसन लगी, कैसी करूं नींद नहीं आई, गरजे बिजुली चमके, सुन कोयल कूक मुझे, बिरहन को ये सताए, उठी है घन घोर, घन घोर, उठी है घन। एक तो अंधेरी पिया बिन डर लागे, एक तो अंधेरी पिया बिन डर लागे, सोनी से जिया तरसे, कासे कहूं तेरी सखी बीती सागर। खंडाला में पहले से बारिश हो रही थी। वर्षा का आगमन मुंबई में हो चुका होगा और हमें वहां समय से पहुंचना था। मरीन ड्राइव को देखा, मुंबई का सबसे लोकप्रिय और सैर सपाटे की जगह, ऊर्जा से परिपूर्ण हलचल भरा नगर बना हुआ था। आज कई लोगों के लिए मुंबई का अर्थ
बॉलीवुड की चमक दमक तथा चौपाटी के तट पर भेलपूरी है। परंतु मॉनसून के दौरान मुंबई नगर की तस्वीर ही अलग होती है। एक बार फिर आगे बढ़ने का समय है। विश्राम करने से पहले लंबी दूरी तय करनी है। नमस्कार। मौसम की ताज़ा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उड़ीसा एवं बिहार में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश एवं विदर्भ में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब रुक करते हैं झारखंड की ओर, तो वहां पर मौसम की स्थिति ये है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पंजाब में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम की ताज़ा जानकारी में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो दोस्तों, कृषि दर्शन के साथ आज की ये मानसून यात्रा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता आपके पास है ही, कलम उठाइए और लिख भेजिए अपनी इच्छाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक, उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को दोबारा से आपकी देखने की मंशा हो तो हम आपके लिए यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। तो भरोसा यह है कि मानसून इस बार
फिर से गति पकड़ेगा भारतवर्ष के अंदर, किसानों को सुकून मिलेगा, खेती को सुकून मिलेगा और हम सबको सुकून मिलेगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आपसे आज इजाजत लेते हैं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।